हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ीस के बारे में, जिसका ये रूल याद रखिएगा। FR 46A ये फ़ीस है। ये फ़ीस जो है कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कार्य करता है ओकेशनली या एक्स्ट्रा वर्क जो करता है, जो कि मेरिटोरियस नेचर का होता है। ठीक है, मतलब मेधावी वर्क होता है, जिसकी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एक तरीके से प्रेज वर्दी वर्क बोल सकते हैं, या फिर इसमें उसकी तारीफ़ वगैरह की जाती है। इस तरीके का कोई बढ़िया काम वो करता है। तो इसमें आपको देखना है कि नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। नॉन गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट वर्क करता है, जिसका पेमेंट विदाउट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से नहीं आता, तो उसे फ़ीस दी जाती है। अगर उसका जो वो काम करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में करे, स्टेट गवर्नमेंट में करे, या फिर वो किसी अन्य मतलब यूटी में करे, मतलब जिसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो यूटीज़ होती हैं, यूनियन टेरिटरी, यहाँ से पेमेंट अगर आता होगा तो उसके लिए ऑनरेरियम पे किया जाता है। तो हम यहाँ बात फीस की कर रहे हैं, तो मतलब वो जो कार्य है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, ठीक है, तो उसे फ़ीस का जो है पेमेंट किया जाता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात हम करेंगे। ठीक है, डज़ नॉट कैटेगरी इन फ़ीस की कैटेगरी में क्या क्या नहीं आता। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके कोई प्रॉपर्टी से, शेयर से, या फिर डिविडेंड से कोई से जो इनकम है वो अर्न हो रही है, तो वो कभी जो है फ़ीस की कैटेगरी में नहीं आता। उसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट कोई लिटरेसी या फिर कल्चरल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल वर्क उसने किया है, वहाँ से इनकम आ रही है, तो फिर उसका जो है फ़ीस की कैटेगरी में ये नहीं आएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स, वो एज ए अमेच्योर नौसखिया के रूप में स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहा है और इनकम अर्न हो रही है, तो वो भी जो है फ़ीस की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, फ़ीस की कैटेगरी के फ़ीस को सैंक्शन करने के लिए कंडीशन क्या होती है, तो वो कंडीशन सुनिएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो वर्क करेगा, उसकी क्या है, प्रीवियर कंसंट लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। ठीक है, इसके अलावा वो वर्क करेगा नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ में, और पेमेंट उसका हुआ विदाउट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से उसका पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये आप याद रखें। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट का शेयर क्या होगा, तो अप टू 1500 रुपये तक कोई शेयर गवर्नमेंट को नहीं देना है, और 1500 से अगर ज़्यादा का वो इनकम अर्न कर रहा है तो 2/3 गवर्नमेंट सर्वेंट ही रख लेगा, और 1/3 जो है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखें। 1/3 जो है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट सर्वेंट जो उसके पास 1500 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक, किसी भी कंडीशन में। इसके अलावा इसमें देखिएगा, वो वर्क एक्टिविटी जिनकी परमिशन जो है, नो परमिशन ऑफ गवर्नमेंट की कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, और ना उसको शेयर देना है। ठीक है, मतलब ना तो गवर्नमेंट को शेयर देना है और ना ही गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। कौन कौन से ऐसे काम है, जैसे कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसे कॉम्पिटिशन आपने लिखा जो कि मतलब पब्लिकली मतलब हो रहा है वो, ठीक है, या फिर प्लान में किसी कंपटीशन में आपने भाग लिया है तो अवार्ड वगैरह आपको मिला, तो उसका कुछ आपको मतलब नहीं बताना है, ना उसको शेयर देना है। ठीक है, क्रिमिनल को आपने अरेस्ट करा दिया, जिसके सर पर नाम था, आपको अवार्ड मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ना परमिशन होती है, ना उसका आपको कोई शेयर देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके अलावा कस्टम एंड एक्साइज लॉ के तहत एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी कर रहे हो, तो भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई अवार्ड मिला उस कंडीशन में, तो रूल्स एक्ट एंड रेगुलेशन के तहत, जैसे हिंदी प्रतियोगिता में मिला अवार्ड वगैरह, इन सब के बारे में गवर्नमेंट को कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परमिशन कब लेना है और कब शेयर देना है, तो ये आप देखिएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट कोई बुक पब्लिश कर रहा है, रूल्स रेगुलेशन या एक्ट वगैरह की, ठीक है, उनका कंपाइलेशन करके उसे पब्लिश कर रहा है, तो उसे रॉयल्टी देनी होगी 1/3। ठीक है, 1/3। कंडीशन ये है कि उसे रिलैक्स किया जा सकता है अगर वो कुछ अपना विवेक उसमें यूज करता है, अपना ओन टैलेंट उसमें यूज करता है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट प्राइवेट बॉडी में काम करेगा तो देगा ही, जैसे कि मैंने बताया, कुछ शेयर वो देगा। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट बुक जो है जैसे कि लिटरेरी, कल्चरल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल, इन सब के अलावा कोई अदर बुक पब्लिश करता है तो उसे परमिशन भी लेनी होगी, और शेयर भी गवर्नमेंट सर्वेंट को मतलब गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, ये याद रखें। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट अगर पार्ट टाइम कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा है और वहाँ से कोई इनकम अर्न हो रही है, तो उसे परमिशन भी लेनी है और शेयर भी गवर्नमेंट के लिए देना है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो पेटेंट एक्सप्लोर कोई अपने नाम पे करा लेता है, और विदाउट परमिशन तो उसे शेयर देना होगा, लेकिन अगर विद परमिशन उसने कोई पेटेंट लिया है अपने नाम पर, तो वहाँ से और उससे उस इनकम अर्न हो रही है, तो उसे शेयर देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसे आप याद रखें। इसके अलावा ऐसी कंडीशन क्या है जिसमें परमिशन तो लेनी है बट शेयर गवर्नमेंट के लिए नहीं देना है, तो ऐसी कंडीशन जो है कि गवर्नमेंट सर्वेंट स्टडी लीव पर गया है और वहाँ से कोई स्टाइपेंड वगैरह मिला है, तो उसके लिए
कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जो है फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन या फिर WB मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF में कुछ रिपोर्ट पेपर स्टडी उसमें कर रहा है तो वहाँ से कुछ इनकम है, या फिर यूनिवर्सिटी इसमें PSU वगैरह में स्टेचुरी बॉडीज़ में वर्क किया है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। परमिशन उसके लिए सिर्फ लेनी है इस कंडीशन में। गवर्नमेंट सर्वेंट ने पेटेंट ले लिया है विद परमिशन, तो सिर्फ परमिशन चाहिए, शेयर नहीं देना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है, ठीक है। सब वही कंडीशन है। वर्क वाई गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट ऑर्डर से कोई काम करेगा तो व्हाट पे उसका नॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है, तो उससे कोई भी शेयर नहीं देना होगा। मतलब गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर कर दिया कि आप उस कंपनी में जाके काम करिए, तो परमिशन मतलब ऑर्डर ऐसा निकाल दिया, क्योंकि आप कहेंगे कि अब वो तो नॉन मतलब वहाँ से पैसा मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड से नहीं आ रहा है उस कंपनी के लिए, को वो प्राइवेट है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस तरीके से का गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो फिर उस कंडीशन में आपको कोई शेयर देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने फ़ीस के बारे में पढ़ा, ठीक है। यहाँ से इतने से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। और चाहें तो आप ये रोक कर वीडियो पॉज कर करके देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे ऑनरेरियम के बारे में। ऑनरेरियम क्या होता है इसके बारे में हम अभी देख अब हम बात करेंगे ऑनरेरियम के बारे में, ठीक है। ऑनरेरियम के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ऑनरेरियम गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पे किया जाता है। इसका FR रूल आप याद रखिएगा, फंडामेंटल रूल्स 46B, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है ये मैं आपके लिए यहाँ पर बताते हुए चलूँगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है दोस्तों, देखिएगा। इसमें क्या है, मेरिटोरियस नेचर का कोई वर्क है या फिर इंटरमीडिएट नेचर का कोई वर्क है, तो उसके लिए ऑनरेरियम वर्क जो है ऑनरेरियम मिलेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, इंटरमीडिएट नेचर का वर्क हो या फिर मेरिटोरियस नेचर का वर्क हो। लेकिन अगर कोई वर्क जो आर्बिट्रेशन केस मतलब स्पेशल वर्क इन आर्बिट्रेशन केस या एग्जाम्पलरी वर्क है, तो उस तरीके से डिवोशन टू ड्यूटी, तो उसके लिए नो ऑनरेरियम है, ठीक है। नो ऑनरेरियम, उसको ऑनरेरियम नहीं मिलेगा। कोई इंटरमीडिएट नेचर का वर्क हो या फिर मेरिटोरियस कोई वर्क होना चाहिए तो ऑनरेरियम मिलेगा, ठीक है। ऑनरेरियम क्या है, सैंक्शन की कंडीशन क्या रहती है, एक तो वर्क जो वेरी लेबोरियस होना चाहिए, ठीक है, वेरी स्पेशल मेरिट उसमें नीड हो, ठीक है, वो काम करने के लिए, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उसकी प्रीवियर कंसेंट चाहिए, तभी ऑनरेरियम मिलेगा। और ऑनरेरियम एडवांस में सेटलमेंट करना होता है कि कितना कितना दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको याद रखना कि जो मतलब ऑनरेरियम है कब कब पेड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका वर्क और ड्यूटी वो कर रहा है, उसको टेम्प्रेरी इंक्रीज होगी उसकी ड्यूटी, कि टेम्प्रेरी मतलब कुछ समय के लिए कि इतना काम आपको करना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो कहे कि मुझे ऑनरेरियम चाहिए, नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी पोस्ट के साथ कोई अदर पोस्ट का भी कोई चार्ज मिल जाता है, तो उसके लिए भी उसे कोई ऑनरेरियम नहीं दिया जा सकता, अदर पोस्ट का काम करता है तो। या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट को OTA अदर जो ओवर टाइम जो दिया जाता है उसके लिए, वो अगर पेड कर रहे हैं तो उस केस में भी उसे ऑनरेरियम वगैरह नहीं दिया जा सकता, ठीक है। DOPT ने 24 आइटम्स की एक लिस्ट बनाई है जिसमें ऑनरेरियम पे नहीं किया जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है, डिमांड्स फॉर ग्रांट ऑफ वर्क डिपार्टमेंट, मतलब जैसे फाइनेंशियल मिनिस्ट्री में कभी कभी क्या होता है कि कुछ बजट वगैरह बनाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए ऑनरेरियम वगैरह नहीं दिया जाएगा। पार्लियामेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ वर्क बढ़ गया तो उसके लिए ऑनरेरियम नहीं मिलेगा। DPC डिपार्टमेंट प्रमोशनल कमेटी जो होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी रिलेटेड से वर्क है। मिनिस्ट्री पर्सनल स्टाफ जो होते हैं उनको कोई लॉन्ग आवर्स का काम हो गया तो वो उसके लिए नहीं कह सकते कि हाँ हमें ऑनरेरियम चाहिए। इसके अलावा ऑफिस स्टोर का कोई अन्य यहाँ पर अनसर्विसेबल कोई मतलब आप काम का कोई उसको डिस्पोजल वगैरह करना है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड का कोई काम है, इस तरीके से उन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है। इस तरीके से हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए, हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए, इन सब के लिए कोई ऑनरेरियम वगैरह नहीं दिया जाएगा, छोटे मोटे काम के लिए, ठीक है। स्टेशनरी वेरिफिकेशन है तो ये नहीं होगा कि आप इस काम के लिए मतलब ये सब काम के लिए ऑनरेरियम नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑनरेरियम कब मिलेगा, कोई ऐसा कार्य है मेरिटोरियस नेचर का, इंडिपेंडेंट नेचर का है, जो कि जो है वेरी लेबोरियस नेचर का है, तो यह याद रखिएगा, उनके लिए ऑनरेरियम दिया जाएगा, ठीक है। और UPSC और स्टेट PCS के पास फुल पावर है कि वो फाइनेंशियल ईयर में अनलिमिटेड सैंक्शन दे सकती है ऑनरेरियम के लिए। और सेक्रेटरी अप टू 5000 पर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑनरेरियम के लिए अलाउड है। फॉर 20 मतलब 2500 रुपये के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अब 2500 फाइनेंशियल एडवाइज़र की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑनरेरियम का ये 46B रूल आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके लिए भी हम पढ़ेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट है, ये FR रूल 49 याद रखेंगे इसके लिए, ठीक है। 49 आप इसके लिए याद रखेंगे, FR रूल। इसमें क्या है, आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि जैसे क्या है, जब एक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एक साथ 2 या फिर 2 से अधिक पदों का मतलब ये कोई चार्ज वो संभाल लेता है,
खास करके उसे जब कोई एडिशनल चार्ज मिल जाता है तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट कहलाता है। अपना चार्ज तो है ही, साथ ही वो अनदर पोस्ट का कोई चार्ज ले लेता है, तो ये कॉम्बिनेशन पोस्ट उसका जो है यहाँ पर होता है, ठीक है। और उसके लिए फिर जो उसी के हिसाब से कुछ जो उसका पेमेंट वगैरह है जो कि FR 17 के तहत आता है, एक उसे कुछ अतिरिक्त भुगतान भी मिलता है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जैसे, हालांकि यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं बनता, बट आप देख लीजिएगा, जैसे उसने कोई अपना जो चार्ज लिया है उसका जो एडिशनल वर्क उसे दिया गया है वो सेम ऑफिस में है और सेम लाइन का वर्क है, हायर पोस्ट पर है, ठीक है। हायर पोस्ट का उसे चार्ज मिला है तो हायर पोस्ट का उसे अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा आइडेंटिकल पे स्केल समान है, जिस तरह का वह काम कर रहा है उसी तरीके का उसे कोई काम मिल गया है, और जो उसने पोस्ट का जो एडिशनल जो काम कर रहा है उस पर कोई स्पेशल अलाउंस अगर मिल रहा है तो उसे वो तो मिल जाएगा, बट कोई एडिशनल उसे पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए उसका काम भी जो उसे मिला है वो सेम लाइन का नहीं है और सेम ऑफिस में भी नहीं है, तो उसे हायर पोस्ट का तो जो पे है वो मिलेगा। लोअर पोस्ट का 10% भी उसे एडिशनल चार्ज जो उसने लिया है मिलेगा। 45 डेज से ज़्यादा ये नहीं मिलेगा, मतलब 45 डेज से मतलब ज़्यादा अगर वो 45 डेज से अगर ज़्यादा का वो चार्ज उसने लिया है तब ये मिलेगा 10% लोअर पोस्ट का, बट वो 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं मिल सकता। 3 मंथ से ज़्यादा के लिए DOPT से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको देखना है कि जो पे और जो एडिशनल पे जो उसे दिया जा रहा है वो मैक्सिमम 2,25,000 तक ही उसकी लिमिट है, रेस्ट्रिक्टेड है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एडिशनल पोस्ट पर अगर कोई अलाउंसेस वगैरह, सैलरी अलाउंसेस वगैरह अटैच है तो वो भी मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट, मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट को एडिशनली कोई चार्ज दे दिया जाता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट यहाँ पर बन जाता है, उसे कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट कहा जाता है। जिससे कि जिसने कोई अतिरिक्त जो भी काम संभाला है उसके लिए उसे एक्स्ट्रा पे भी किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चार्जेस वगैरह किसी को जो दे दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ अल्ट्रेशन। डेट ऑफ बर्थ अल्ट्रेशन क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एंट्री टाइम पर जो है डेट ऑफ बर्थ बताएगा, ठीक है। इन क्रिश्चियन एरा में कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मार्कशीट में या बर्थ सर्टिफिकेट अपना प्रोड्यूस करेगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अप्रॉक्स लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें रूल्स में ऐसा लिखा हुआ है, हालांकि अभी तो सब सारे डॉक्यूमेंट्स पे ही के आधार पर फॉर्म भरा जाता है कि अप्रॉक्स क्या है, एज, ईयर ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ, इनके आधार पर जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है इसका अप्रॉक्स क्या रहेगा, ठीक है। ऑन द अज्यूम्ड जो उसका मतलब DOB जो अज्यूम कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ईयर बताता है तो ईयर जब वो बताता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई मान लिया जाएगा। अगर उसने मंथ बताया कि मान लीजिए मंथ मुझे पता है और ईयर पता है तो तारीख 16 मान ली जाएगी, ठीक है, 16 तारीख मान ली जाएगी। अगर वो एज बताता है कि मेरी एज 20 साल है, 23 साल है, तो फिर उस समय उसी समय से उसकी एज घटा के डेट उसकी निकाल ली जाएगी। अल्ट्रेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ही कुछ जो है उन्हीं के ऑर्डर से वो चेंज हो सकती है, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट क्लरिकल एरर, ठीक है। इसके अलावा वो चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे चेंज कराना चाहता है DOB के लिए तो सैंक्शन लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, कैग या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है, तीनों से। कंडीशन क्या है कि रिक्वेस्ट जो है विद इन 5 ईयर ऑफ एंट्री इन सर्विस कर सकता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट ने एंट्री कर ली डिपार्टमेंट के अंदर, उसके मतलब 5 साल के अंदर ये आपको टाइम याद रखना है, तब तक वो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और ये सिद्ध हो रहा हो कि वो बोनाफाइड मिस्टेक हो गई थी उस समय, तो अब मैं इसे चेंज कराना चाहता हूँ। और अल्ट्रेशन जो DOB का होगा, जो चेंज होगा, उसकी वजह से स्कूल, यूनिवर्सिटी या UPSC किसी का गवर्नमेंट एग्जाम में उसमें कोई एलिजिबल ना हो रहा हो, ऐसा नहीं हो कि यहाँ चेंज हो जाए तो वहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट इनएलिजिबल हो, तो ये चीज़ उसमें ध्यान रखी जाएगी। बाकी सारा प्रोसेस है कि गवर्नमेंट सर्वेंट चाहेगा तो उसका नेम एडिशन कराना चाहेगा, बदलाव करना चाहेगा तो प्रोसेस क्या है उसकी, कि उसको ओल्ड नेम जो उसका है जो है चेंज ऑफ ओल्ड नेम, तो वो उस तरीके से परमिशन न्यूज़पेपर में उसके लिए पब्लिश कराएगा पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से है कि न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएगा, गजट ऑफ इसमें मतलब गजट वगैरह में कॉपी ये सब कराएगा, तो वो सब सिंपल चीज़ें हैं, इसका ज़्यादा कुछ है नहीं। बट मतलब परमिशन लेने के बाद न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दिया जाता है, उसकी एक मतलब कॉपी जो वो लगा दी जाती है। और फिर मैरिज वगैरह, अगर जैसे लेडीज़ का जो केस है मैरिज वगैरह के लिए जाता है तो उसका इंटीमेशन गवर्नमेंट सर्वेंट को दे दी, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में दे दिया जाता है कि हस्बैंड का जो पर्टिकुलर रिपोर्ट जो एक फॉर्म बनता है, मतलब शादी वगैरह का जो सर्टिफिकेट होता है दे दिया जाता है, तो उसका नेम वगैरह वो चेंज हो जाता है, ठीक है। वो सिंपल प्रोसेस है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले टॉपिक हैं, बात करेंगे हम ड्यूटी के बारे में, ठीक है। ड्यूटी के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ड्यूटी क्या
FR96A, ठीक है, आप याद रखेंगे FR96 में ये बताया गया है ड्यूटी के बारे में। तो ड्यूटी कौन कौन सी, मतलब इसमें बात ये है कि ड्यूटी क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं। जैसे प्रोबेशन पर गवर्नमेंट सर्वेंट है या अप्रेंटिस है, उसका अगर कंफर्म्ड हो गया प्रोबेशन वगैरह तो ये सब ड्यूटी काउंट होता है, कंफर्म नहीं हुआ तो वो ड्यूटी काउंट नहीं होगा। तो इसी तरीके से इसमें बताया गया है, ठीक है। बिफोर अपॉइंटमेंट, अगर वो ट्रेनिंग पर है, स्टूडेंट है, आफ्टर कंप्लीट, स्टूडेंट के बाद आफ्टर कंप्लीट हो गया उसका अपॉइंटमेंट, तो ये सब जो है ड्यूटी में ही काउंट होगा, और बीच कंट्रोल पीरियड भी जो है ड्यूटी उसका काउंट होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंडेटरी ट्रेनिंग जो दी जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस में जब कोई ज्वाइन होता है तो गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन होने के बाद एक मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है इंडक्शन ट्रेनिंग टाइप में, तो वो सब भी जो है ड्यूटी में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है टेरिटरी आर्मी में या फिर NDA कॉलेजों में, वो ड्यूटी काउंट किया जाता है। एनफोर्स कोई हॉल्ट हो जाता है टूर में या फिर ट्रांसफ़र, टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र ट्रेनिंग पर, तो ये सब जो है ड्यूटी काउंट होती है, ठीक है। कोई एनफोर्स्ड हो गया, मतलब कोई जैसे बांध वगैरह लग गया या फिर कोई मतलब ऐसा कोई कर्फ्यू वगैरह चला, तो ये सब ड्यूटी में ही काउंट होगा, आपके वो नहीं, ठीक है। इसके अलावा कोई जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रेनिंग पर है और ऑर्गेनाइज्ड करी गई है, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रेनिंग पर गया और ऑर्गेनाइज्ड करी गई है वो ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, DOPT या मिनिस्टर डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ये सब ड्यूटी पर ड्यूटी काउंट होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट बिफोर अपॉइंटमेंट कोई ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है इंक्रीमेंट के लिए या फिर लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो सब ड्यूटी काउंट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, ड्यूटी काउंट होगा, ठीक है। कोचिंग कैंपस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी गवर्नमेंट सर्वेंट लीव से वापस आया या फिर ट्रेनिंग से वापस आया, डेपुटेशन से वापस आया, ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, ड्यूटी काउंट होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड था, बाद में उसकी डेथ हो गई, तो जो बीच का उस जितना भी समय था सस्पेंड से लेकर डेथ तक का, ये सब ड्यूटी काउंट होगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब ड्यूटी के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं FR26 के बारे में, ठीक है। FR26 क्या है? ये है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट आप देखिएगा ध्यान से, 1 जनवरी और 1 जुलाई, इनके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से आप यहाँ पर देखें। 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगता है या फिर 1 जुलाई को लगता है। अच्छा, इंक्रीमेंट के लिए क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 6 मंथ की चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए किसी ने ज्वाइन किया है, मान लीजिए 13 अगस्त के लिए किसी ने ज्वाइन किया। अब 13 अगस्त से लेके 1 जनवरी तक 6 महीने तो पूरे होंगे नहीं, तो उसको 1 जनवरी के लिए उसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। उसका इंक्रीमेंट कब लगेगा? 1 जुलाई को जाके लगेगा फिर, ठीक है। मिनिमम 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने ज्वाइन कर लिया 31 हम कह सकते हैं 30 जून के लिए किसी ने ज्वाइन कर लिया। 30 जून को अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उसका जो है 1 जनवरी तक 6 महीने हो रहे हैं, तो वहाँ वो जो है आराम से उसका इंक्रीमेंट लग सकता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो और इसमें क्या है, फॉर इंक्रीमेंट क्वालिफाइंग सर्विस, तो इस क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में बताया गया है कि ऑल ड्यूटी पीरियड जो होता है क्वालिफाइंग सर्विस है, सर्विस टू अनदर पोस्ट, सेम पे या फिर अपर पे, ठीक है। ये सब जो क्वालिफाइंग सर्विस के अंदर आता है, लोअर पे कोटा। अगर इसके अलावा डेपुटेशन विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया क्वालिफाइंग सर्विस में है। इंक्रीमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है, तो ये सब में यहाँ पर बात करी गई है। ऑल काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट UL विदाउट MC। अगर मान लीजिए विदाउट मेडिकल, जो मतलब विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली गई हैं, तो वो उसे हटाकर सिर्फ जो इतनी भी लीव हैं वो सब इंक्रीमेंट के लिए क्वालिफाई मानी जाएंगी। एक्सेप्शन है इसमें भी, UL विद MC ये तो काउंट होंगी मतलब विद मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके अलावा मान लीजिए UL थी जो कि सिविल एकोमोडेशन या फिर हायर स्टडीज़ के लिए या फिर एनी कोई कॉज जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट कंट्रोल में नहीं है, ऐसे उसके लिए ली गई थी, तो ये भी जो है काउंट होगी क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। फॉरेन सर्विस और ज्वाइनिंग टाइम ये सब जो है क्वालिफाइंग होता है इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, इसमें एक केस है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट का जो 1 जुलाई और 1 जनवरी के लिए इंक्रीमेंट लगता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए छुट्टी पर था और 30 जून तक वो छुट्टी पर था, बाद में जाकर उसने ज्वाइन किया, 1 जुलाई के लिए हॉलीडे है तो उसे 2 जुलाई के लिए इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है, जब वो ज्वाइन करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रमोशन MECP या फिर NFSG जो है, यहाँ पर आपको डेट यहाँ पर समझना होंगी। अगर ये सब मिलता है प्रमोशन वगैरह, तो अगर उसे 1 जुलाई को मान लीजिए प्रमोशन मिला, तो उसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो 1 जनवरी के लिए होगा, क्योंकि उसको क्या है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट विद इन मतलब 6 मंथ की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद मिलता है। अगर उसे मान लीजिए प्रमोशन वगैरह ये सब या MECP या NFSG ये 1 जनवरी के लिए मिला, तो 1 जुलाई के लिए उसके लिए मान लीजिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन अगर 2 जुलाई के लिए उसका प्रमोशन हुआ है, ठीक है, या फिर MECP या फिर NFSG 2 जुलाई के लिए उसे मिला है,
तो 2 जुलाई से 6 मंथ आप काउंट करेंगे तो फिर 1 जनवरी तक नहीं होंगे, तो उस केस में उसको 1 जुलाई को उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। और 2 जनवरी के लिए लगाए तो उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी के लिए लगेगा। मतलब बीच के महीने के 6 महीने पूरे हो रहे हों, 1 जुलाई या 1 जनवरी तक नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट जुलाई या जनवरी में मिलता है इंक्रीमेंट। इसको आप थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, समझ जाएंगे, बहुत आसान है। हालांकि मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है इसमें। और मिनिमम जो है 6 मंथ की सर्विस पूरी होनी चाहिए तभी नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए, वो मैंने यहाँ पर बताया कि जैसे अगर जुलाई के लिए किसी का प्रमोशन हुआ है तो 2 जुलाई से 1 जनवरी तक तो 6 महीने पूरे नहीं होंगे, तो उस केस में 1 जुलाई के लिए जो है इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई के लिए इंक्रीमेंट मिलता है। FR26 से 26 है ये, और 6 मंथ की क्वालिफाइंग सर्विस इसके लिए चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक ये कि UL जो है विदाउट MC काउंट नहीं है। हालांकि ये सब केसेस सिविल कमीशन स्टडीज़ या फिर बियॉन्ड कंट्रोल गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा कोई केस है तो उस केस में उसको भी कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे क्या, डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। NPS और डेपुटेशन ऑन फॉरेन सर्विस, और एक टॉपिक कोई और है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।